हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से हैं, आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इनफर्टिलिटी के बारे में। बच्चों, जैसे कि हमें पता है जो ब्लैक लाइनें हैं ये एनसीईआरटी की लाइनें होती है और आपको समझाने के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट की ज़रूरत होती है या नीट के एरिया को कवर करने के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट की ज़रूरत होती है। वो आपको अलग से इन स्लाइड्स के अंदर रेड कलर में दिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, बात आती है इनफर्टिलिटी की, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जब तक फिनिश नहीं होगा जब तक हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। सो डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट mentioning about infertility. A large number of couples all over the world, including India, are unfertile. That is, they are unable to produce children. ठीक है, in spite of unprotected intercourse after cohabitation. देखो, cohabitation होता है एक साथ रहना। देखो, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन होती है कि कोहेबिलेशन के बाद, यानी 2 साल तक कोहेबिलेशन मतलब 2 साल तक नॉर्मल इंटरकोर्स करने के बाद अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती तो उस सिचुएशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जी हाँ, 2 साल तक नॉर्मल कोहेबिलेशन के बाद अगर फर्टिलिटी नहीं होती, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता या प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती, उस सिचुएशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, द रीज़न कैन बी फिजिकल। तो इनफर्टिलिटी का रीज़न फिजिकल हो सकता है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर कोई फिजिकल डैमेज। कई बार फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, यूट्रस में सिस्ट हो सकते हैं, सर्विक्स इम्प्रॉपर है, एंडोमेट्रियम इम्प्रॉपर है, या मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, जिसे इम्पोटेंसी कहते हैं बीमारी को। अगर ये वाली सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का रीज़न फिजिकल है एंड इट कैन बी जेनेटिक। बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ हम देखेंगे जहाँ पर इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, खासकर क्रोमोजोमल टाइप जेनेटिक डिसऑर्डर, जहाँ पे क्रोमोजोम के नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। यानी जेनेटिक डिजीज़ और क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। डिजीज़ के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। डायबिटीज़ फर्टिलिटी की पावर को कम कर देता है। ठीक है, तो यानी जो डिजीज़ कंडीशन है उससे भी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, या यूँ कहें इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं बीमारियों की कंडीशन में भी। तो कई सारी बीमारियां होती हैं जिनका सेकेंडरी कंसीक्वेंस इनफर्टिलिटी हो सकता है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है स्टेराइल और एक होता है इनफर्टाइल। स्टेराइल होता है जो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, यानी स्टेराइल में कभी भी फर्टिलिटी नहीं होगी, और इनफर्टिलिटी होता है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम कह सकते हैं कि परमानेंट इनफर्टिलिटी इज स्टेरिलिटी, या परमानेंट इनफर्टाइल इज स्टेराइल इंडिविजुअल। जैसे इनंथ होते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं, जिसको सोसाइटी में हिजड़ा भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वर्ड हम इनफर्टिलिटी यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम स्टेरिलिटी वर्ड यूज करेंगे। नॉर्मल कपल हैं, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, चिल्ड्रन में होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इनफर्टिलिटी वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता है। तो यानी इनफर्टिलिटी टेम्परेरी सिचुएशन है और जो स्टेरिलिटी है वो परमानेंट इनफर्टिलिटी की कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा रीज़न इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। कई बार अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लग जाती है गैमीट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से स्पर्म या एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन एंटीबॉडी की वजह से। तो वो वाला सिचुएशन हो सकता है, तो उसे इम्यूनोलॉजिकल कहते हैं। एंड इवन इट कैन बी साइकोलॉजिकल। इनफर्टिलिटी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे आपने आयुष्मान खुराना की कई मूवीज़ देखे होंगे, वहाँ पे साइकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी को दिखा रखा होता है।
ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इनफर्टिलिटी में पर्सन हेल्दी होता है बट वो साइकोलॉजिकली सोचता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है और इरेक्शन ना होने के कारण इनफर्टिलिटी हो जाएगी इम्पोटेंसी के कारण। तो यानी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, ठीक है। चलिए, इन इंडिया ऑफन फीमेल इज बैन फॉर कपल blamed for couple having childless but more often problem lies in the male partner। यानी इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल को ब्लेम किया जाता है चाइल्ड ना होने के लिए, बट कह रहा है ज़्यादातर केसेस में यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम मेल पार्टनर में होती है। कहने का मतलब कि इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम के लिए मेल पार्टनर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट, जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहते हैं, दे कैन हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो इनफर्टिलिटी जो डिसऑर्डर हैं इनको डायग्नोज करने में और इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, वो काम आते हैं। एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन, and enable these couple to have children। यानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक की हेल्प से, जी हाँ, इनफर्टिलिटी क्लिनिक की हेल्प से जो इनफर्टाइल कपल हैं उनके भी बेबी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे डायग्नोसिस करके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को पहचाना जाता है और फिर उस कपल की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए क्या सॉल्यूशन फॉलो किया जा सकता है, उनको कुछ सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, या फिर आईवीएफ वगैरह किया जा सकता है। एंड दे कैन ऑल्सो हैव बेबी, वो भी पेरेंट बन सकते हैं। आजकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक की हेल्प से हम देखेंगे सोसाइटी में, जैसे अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात करें तो बहुत सारे लोग होते थे जो इनफर्टाइल होते थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे खुद के। लेकिन इनफर्टिलिटी क्लिनिक आ जाने से आजकल ज़्यादातर जो कपल हैं उनके बेबीज़ हैं, और नेचुरल प्रोसेस से अगर बेबी नहीं हो रहे तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसकी हेल्प से बेबी हो सकते हैं। यानी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक बहुत सारे इनफर्टाइल कपल के पेरेंट बनने के सपने को साकार कर रहे हैं। बड़े मेट्रो हॉस्पिटल्स के अंदर तो ये हैं ही, आजकल छोटे हॉस्पिटल के अंदर भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक अवेलेबल होने लग गए हैं। और इनफर्टिलिटी क्लिनिक जिन टेक्निक का हेल्प करते हैं, इनफर्टाइल जिनकी टेक्निक की हेल्प लेते हैं इनफर्टाइल कपल को हेल्प करने के लिए या इनफर्टाइल कपल को पेरेंट्स बनाने के लिए, उन्हीं टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। So such corrections are not possible. However, when such corrections are not possible, then couple could be assisted to have children through a special technique known as ART। पहले तो डायग्नोसिस करके नेचुरल तरीके से एफर्ट किया जाएगा कि सप्लीमेंट वगैरह देके, जैसे फीमेल के अंदर फीमेल को ऐसे सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे ओवम फॉर्मेशन अच्छी सी हो, टाइम पे ओवुलेशन होने लगे, एंडोमेट्रियम सही से बनने लगे, तो ऐसे सप्लीमेंट दिए जाते हैं। इसी प्रकार से मेल को सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से होने लगे। अगर इन सब चीज़ों से भी बात नहीं बनती तो लास्ट में फिर ART टेक्निक को यूज किया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। सो इनफर्टिलिटी इज फेलियर टू कंसीव इवन 2 years आफ्टर रेगुलर कोपुलेशन और क्वाइटस। यानी 2 साल के रेगुलर कोइटस, रेगुलर कोपुलेशन के बाद अगर भी फर्टिलिटी नहीं आ रही, उस सिचुएशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो होती है हु नेवर कंसीव्ड, जो कभी भी कंसीव नहीं हुआ, कभी भी फर्टिलाइजेशन लाइफ में नहीं हुआ, उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी उसे कहते हैं कि एक बेबी तो हो गया बट दूसरा बेबी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इनफर्टिलिटी? तो मेल में इनफर्टिलिटी के कुछ रीज़न इस टाइप से हैं। एक सिचुएशन है एजूस्पर्मिया। इसमें क्या होता है, जो सीमन होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं उनकी एब्सेंस है, तो फिर फर्टिलिटी कैसे होगी। एक सिचुएशन होती है ओलिगोस्पर्मिया,
जहाँ पे सीमन में स्पर्म काउंट कम होता है उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक कंडीशन होती है टेरेटोजूस्पर्मिया, जहाँ पे स्पर्म का मॉर्फोलॉजी डिफेक्टिव होता है उसे टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। इवन जो अल्कोहलिज्म होता है उससे भी स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है और फर्टिलिटी पावर डिक्रीज होती है। थायराइड प्रॉब्लम से भी फर्टिलिटी कम होती है। इम्पोटेंसी इरेक्शन का समस्या है, जहाँ जो फिजिकल हो सकता है ब्लड वेसल्स में डैमेज होने की वजह से, और इरेक्शन में प्रॉब्लम यानी इम्पोटेंसी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन्स लेते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब फीमेल में इनफर्टिलिटी के मेन कारण क्या है? दैट इज एन ओवुलेशन, मीन्स लैक ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन नहीं हो रहा या ओवुलेशन इरेगुलर है, 3-4 महीने में एक बार ओवुलेशन हो रहा है, तो उसे हम ओलिगो ओवुलेशन भी कह देते हैं। तो अगर ये समस्या है। दूसरा कहा जाता है जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही। सही बात है, अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो जो बचा हुआ फोलिकुलर मास है ओवेरी के अंदर, तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनाएगा? और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से ही आता है। एक और बच्चों प्रॉब्लम होती है पीसीओडी या पीसीओएस, और कहा जाता है दुनिया में तकरीबन 10% वुमेन को ये प्रॉब्लम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरी के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन इरेगुलर हो जाता है, यानी ओलिगो ओवुलेशन या ओवुलेशन एब्सेंट भी हो जाता है, एन ओवुलेशन। तो पीसीओडी एक मेन कारण माना जाता है फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी का। हालांकि कुछ मेडिसिन्स आती हैं जिनकी हेल्प से पीसीओडी को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है। नाउ डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। तो डिफेक्टिव यूट्रस या डिफेक्टिव ग्रोथ वेजाइना का ये भी इसका कारण हो सकता है। अनफेवरेबल एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के दौरान जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ये इसका कारण हो सकता है। और ये रहा पीसीओडी। अब हम बात करते हैं एआरटी टेक्निक्स के बारे में। तो पहले नंबर पे जिस टेक्निक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ भी कहा जाता है। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो स्पर्म है वो लिए जाते हैं हस्बैंड से। अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म हेल्दी नहीं है तो ये स्पर्म डोनर से भी ले लिया जाता है। और जो एग होता है वो निकाला जाता है एग फ्रॉम ओवेरी ऑफ वाइफ। तो वाइफ के ओवेरी से एग निकाला जाता है, या अगर वाइफ के ओवरी में एग हेल्दी नहीं है तो डोनर से एग ले लिया जाता है। तो दोनों में से एक चीज़ तो ओरिजिनल होनी चाहिए। अब दोनों डोनर तो हो नहीं सकते, क्योंकि फिर तो आईवीएफ कोई क्यों कराएगा, फिर तो रिसर्च के लिए हो जाएगा। यानी या तो प्रॉब्लम हस्बैंड में है तो स्पर्म डोनर से ले लिया जाएगा, जो ओवा है वो वाइफ से ले लिया जाएगा। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम फीमेल में है तो एग जो है डोनर फीमेल से ले लिया जाएगा, और जो स्पर्म है वो हस्बैंड से ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से, यानी स्पर्म के 2 ऑप्शन है हमारे पास, एग के हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो ये ले लिए गए और ये एग है मान लो, और ये है स्पर्म। तो एग के पास में कई सारे स्पर्म जो हैं वो रखे जाते हैं, और इसे रखा जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक कंटेनर में, इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद